Hello everyone, welcome to EduTap. In this video, we are going to discuss about Kohlberg theory of moral development. इस वीडियो में हम कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट और स्टेट टेट एग्जाम्स के लिए। अगर हम सीटेट का एनालिसिस करें तो आप देख सकते हैं कि इस थ्योरी में से ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन आया ही आया है। जैसे कि जैन मई और नवंबर 2012 में जो पेपर हुए थे उसमें एक एक क्वेश्चन आया है, फिर जुलाई 2013 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसके बाद फेब सितंबर 2014 में भी एक एक, और ऐसे ही फेब और सितंबर में जो 2015 में पेपर हुआ था उसमें भी एक एक क्वेश्चन आया है। और उसके बाद रिसेंटली और जो लास्ट पेपर हुआ था 2016 में उसमें से भी एक क्वेश्चन पेपर 2 में कोहलबर्ग थ्योरी से आया है। और अगर हम पेपर वन की बात करें तो पेपर वन में हम देख सकते हैं कि 2014 से पहले इसमें से कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। एक ही क्वेश्चन आया था जैन 2012 में, उसके बाद फेब 2014 में और फेब 2015 में एक एक क्वेश्चन आया है। तो पेपर वन में इस थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं क्योंकि पेपर वन में ज्यादा क्वेश्चंस प्याजे या फिर वाइगॉत्सी थ्योरी से डाले जाते हैं। पर फिर भी पेपर वन के लिए भी ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 2 सालों में 2014 और 2015 में इसमें से क्वेश्चन आया है, तो ये थ्योरी पेपर वन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट शुरू करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि मॉरल का मतलब क्या है, जिसे हिंदी में नैतिक भी कहते हैं। मॉरल का मतलब होता है आपकी वो वैल्यूज, एथिक्स, प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि क्या गलत है या क्या सही है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कुछ बच्चे स्कूल बंक करके क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इन बच्चों के मुताबिक ये सही होगा या गलत होगा, ये उनके मॉरल पे डिपेंड करेगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं, इंजॉय करना सही है चाहे उसके लिए स्कूल बंक करना पड़े, तो उसका मतलब है कि वो उसको सही समझता है। तो उसके वैल्यूज बिलीव्स कहते हैं कि इंजॉयमेंट ज्यादा जरूरी है चाहे उसके लिए स्कूल बंक करना पड़े। लेकिन अगर दूसरा बच्चा जिसको कि लगता है कि स्कूल बंक करना ठीक नहीं है क्योंकि हमारे माँ बाप ने स्कूल में फीस दे रखी है और वो सोच रहे हैं कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन हम स्कूल में ना पढ़ के यहाँ खेल के उनको दुख पहुंचा रहे हैं, तो इस बच्चे के मुताबिक ये गलत चीज होगी। इसका मतलब है कि इस बच्चे के वैल्यूज बिलीव्स कहते हैं कि नहीं, हमें स्कूल बंक करके अपने माँ बाप को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अब आपने देखा कि एक ही चीज को कोई सही मान सकता है और कोई गलत मान सकता है, और उस चीज को सही या गलत मानने के पीछे एक रीजन दिया जाता है। उस रीजन को हम मॉरल रीजनिंग कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। चलिए अब एक पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। के कोहलबर्ग के मुताबिक उस थिंकिंग प्रोसेस को जिसमें हम राइट और रॉन्ग के बारे में जजमेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं। ये हमने बहुत क्लियरली अभी पढ़ा है कि वो प्रोसेस जिसमें हम राइट और रॉन्ग के बारे में पता लगाते हैं उसको हम मॉरल रीजनिंग कहते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। तो आइए समझते हैं कि ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है क्या। ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने दी थी। कोहलबर्ग के मुताबिक जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा चीजों को देखने का नजरिया बदलता रहता है। हम चीज को गलत कहते हैं या सही कहते हैं और उसके पीछे का जो रीजन होता है वो भी चेंज होता रहता है। इस प्रोसेस को उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट कहा है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के मुताबिक जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसकी मॉरल डेवलपमेंट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी के रिसर्च का बेसिस क्या था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये थ्योरी एक हेन्स नामक व्यक्ति की दुविधा के ऊपर की थी। अब हम समझेंगे कि ये हेन्स नामक व्यक्ति की दुविधा क्या थी। हेन्स एक व्यक्ति का नाम है जिसकी बीवी बहुत ज्यादा बीमार थी। उसको बचाने के लिए कुछ दवाइयां चाहिए थी लेकिन हेन्स के पास वो दवाइयां लेने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उसने क्या किया,
वो एक केमिस्ट शॉप में जाके उन दवाइयों को चुरा लाया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हेन्स उन दवाइयों को चोरी करने के लिए गया तो वो क्या सही था या गलत था? तो आप समझ सकते हैं हेन्स की दुविधा थी कि वो चोरी करे या ना करे, क्योंकि अगर वो नहीं करता तो उसकी बीवी मर जाती, और अगर वो करता है तो वो एक गलत चीज करता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन उठाया जाता है कि हेन्स ये चोरी करने में सही था या गलत था। इस क्वेश्चन का कोई आंसर ये नहीं हो सकता कि हाँ वो सही था या गलत था। हर आदमी की अपनी समझ के अनुसार कुछ व्यक्ति इन्हें सही कह सकते हैं और कुछ गलत कह सकते हैं। लॉरेंस लॉरेंस कोहलबर्ग ने यही क्वेश्चन कुछ 70 लड़कों को पूछा कि हेन्स ये चोरी करते हुए गलत था या सही था। उन्होंने इन लड़कों को सबसे पहले पूरी कहानी समझाई कि हेन्स की बीवी मर रही थी, उसको दवाइयों की जरूरत थी लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए उसने दवाइयां चुराई। और उसके बाद ही ये क्वेश्चन पूछा कि क्या हेन्स गलत था या सही था। जैसा कि मैंने बताया कि कोहलबर्ग इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं थे कि ज्यादा लड़के क्या आंसर देते हैं। वो तो इस चीज में इंटरेस्टेड थे कि कोई कुछ भी आंसर दे लेकिन उसके पीछे रीजन क्या दे रहा है। अगर कोई सही कह रहा है तो क्यों, अगर कोई गलत कह रहा है तो क्यों। कोहलबर्ग ने इस रिसर्च के बाद थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बनाई, जिसमें उन्होंने मॉरलिटी को 3 लेवल्स में बांटा। पहले लेवल को प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी कहते हैं, दूसरे लेवल को कन्वेंशनल मॉरलिटी कहते हैं, और तीसरे लेवल को पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी कहते हैं। हर लेवल पे दो दो स्टेजेस भी दी हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस बनती हैं कोहलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में। वीडियो के आने वाले पार्ट में हम हर लेवल को और उनकी स्टेजेस को अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले लेवल 1, जिसको कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी भी कहा जाता है। लेवल 1 जो कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है, उसको हिंदी में रूढ़ी पूर्व अवस्था में चिंतन भी कहा जाता है। इस लेवल पे बच्चे को ज्यादा नॉलेज नहीं होती है कि सही या गलत क्या है। उसकी सही या गलत की डेफिनेशन इस चीज पे निर्भर करती है कि अगर किसी चीज को करने से पनिशमेंट मिलती है तो वो गलत है, और अगर किसी चीज को करने से रिवॉर्ड मिलता है तो वो सही है। लेवल 1 में 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जिसको कि हिंदी में बाहरी सत्ता पर आधारित भी कहा जाता है। ये स्टेज 2 से 4 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है। ये एज को याद रखना भी जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इन चीजों पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेवल 1 की दूसरी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, जिसको हिंदी में व्यक्ति केंद्रित भी कहा जाता है। ये 4 से 7 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टेज 1, जो कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन है, और हिंदी में जिसे बाहरी सत्ता पर आधारित भी कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चा मानता है कि जिस भी चीज के लिए पनिशमेंट मिले वो चीज गलत है। जैसे कि अगर बच्चे को चोरी करने के लिए कहा जाए तो उसे वो गलत लगेगा, क्योंकि इस चीज को करने से पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे ही बच्चे को लगता है कि टॉय को तोड़ना गलत है, क्योंकि इस चीज को करने से मम्मी पापा उसे पनिशमेंट देंगे। इसी तरह बच्चे को लगता है कि स्कूल बंक करना भी गलत है, क्योंकि ऐसा करने से टीचर या पेरेंट्स या हेडमास्टर उन्हें पनिशमेंट देगा। तो इस स्टेज में बच्चे का हेन्स वाले क्वेश्चन को आंसर क्या होगा? मतलब अगर बच्चा स्टेज 1 में है और उससे पूछा जाए कि हेन्स गलत था या सही था, तो उसका आंसर होगा कि हेन्स गलत था, क्योंकि ऐसा करने से उसको केमिस्ट या पुलिस पुनिश करेगी, और किसी भी चीज की पनिशमेंट मिले तो वो गलत होता है। तो अभी हमने डिस्कस की थी स्टेज 1, जो कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन है। अब हम स्टेज 2 डिस्कस करेंगे लेवल 1 की, जिसे इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज कहा जाता है, और हिंदी में व्यक्ति केंद्रित भी कहा जाता है। स्टेज 2 में बच्चे को वो चीजें अच्छी लगती हैं जिन्हें करके उसको खुशी मिले, वो इंजॉय करे।
जैसे कि पैसे चोरी करके अगर बच्चा चॉकलेट खा के एंजॉय कर सकता है तो उसको पैसे चोरी करना सही लगेगा। ऐसे ही अगर बच्चा स्कूल बंक करके क्रिकेट खेल सकता है और क्रिकेट का मजा उठा सकता है तो उसको स्कूल बंक करना सही लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो चीजें बच्चों को स्टेज 1 में गलत लगती थी वो स्टेज 2 में आके सही लगने लग जाती हैं, क्योंकि उनको उन चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। इन शॉर्ट, उनकी मॉरल रीजनिंग डेवलप हो जाती है या चेंज हो जाती है, और यही थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट का आधार है। स्टेज 2 में एक बहुत अनोखी बात यह देखी जाती है कि जिस चीज से बच्चे को आपसी फायदा लगे वो उस चीज को सही मानता है। सपोज कीजिए इस बच्चे को यह पता लग जाता है कि उसकी दीदी का बॉयफ्रेंड है, और ये बात वो अपने माँ बाप को बताना चाहता है क्योंकि वो इस चीज को गलत मानता है और वो चाहता है कि ये बात वो अपने माँ बाप को बताए। लेकिन जैसे ही वो अपनी दीदी के हाथ में आइसक्रीम देखता है, वो अपनी दीदी को कहता है कि अगर तुम मुझे ये आइसक्रीम दे दो तो मैं मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही बच्चे को थोड़ा सा आपसी फायदा नजर आता है तो वो अपने मम्मी पापा से ये बात छुपाने के लिए राजी हो जाता है। मतलब ये उसको सही लगता है कि आइसक्रीम के लिए अगर मम्मी पापा से ये बात छुपाई भी जाए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अब स्टेज 2 का हेन्स वाले क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा कि हेन्स दवाइयां चुराने के लिए सही था या गलत था। स्टेज 2 में जो बच्चा होगा उसके अनुसार हेन्स ने जो भी किया वो सही किया, क्योंकि ये करने से हेन्स को फायदा हुआ, उसकी बीवी की जिंदगी बच गई। चलिए अब एक 2015 का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ चाइल्ड रीजंस यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू, इन विच स्टेज ऑफ द कोहलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग वुड दिस चाइल्ड फॉल। तो क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड ये स्टेटमेंट कहता है कि यू डू दिस फॉर मी, कि तुम मेरे लिए ये करो और मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, तो वो कोहलबर्ग की मॉरल रीजनिंग की कौन सी स्टेज में है। अब हमने ये पढ़ा था कि इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन में चाइल्ड ये बिलीव करता है कि जिस भी चीज से उसको फायदा होता है वो चीज अच्छी है, और वो म्यूचुअल बेनिफिट में भी बिलीव करता है कि एक दूसरे का जिस चीज से भला हो वो चीज भी अच्छी है। तो ये स्टेटमेंट कि तुम मेरे लिए ये करो तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, ये क्लियरली म्यूचुअल बेनिफिट के साथ रिलेट होती है। इसलिए जो चाइल्ड है वो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ओरिएंटेशन स्टेज में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। तो अब हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया है। हम लेवल 2 के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि कन्वेंशनल मोरालिटी भी कहा जाता है। लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी को हिंदी में हम रूढ़िगत चिंतन भी कहते हैं। इस लेवल में भी दो स्टेजेस होती हैं, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 3 को कहते हैं गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और स्टेज 4 को कहते हैं मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। स्टेज 3 पाई जाती है 8 से 10 साल के बच्चों में, और स्टेज 4 पाई जाती है 10 से 13 साल के बच्चों में। स्टेज 3 को हिंदी में कहते हैं अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन, और स्टेज 4 को हिंदी में कहते हैं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। अब हम स्टेज 3 और स्टेज 4 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। स्टेज 3 में बच्चा हर वो चीज को मॉरली राइट मानता है जिसे करने से उसके संबंध उसके परिवार से, दोस्तों से या टीचर से सुधरते हैं। इस स्टेज को गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इस स्टेज में अच्छा लड़का या लड़की बनना चाहता है ताकि उसके संबंध उसके आसपास के लोगों से सुधरे और अच्छे बने। सपोज कीजिए कि इस बच्चे के ये दोनों दोस्त हैं। ये दोनों दोस्त इस बच्चे को बोलते हैं कि वो अपनी पापा के पर्स में से पैसे चुराए। अगर वो पैसे नहीं चुराएगा तो वो ये दोनों दोस्त इस बच्चे से दोस्ती तोड़ देंगे। तो इस सिनारियो में इस बच्चे को अपने पापा की पर्स से पैसे चुराना सही लगेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसका अपने दोस्तों से संबंध सुधरेगा, और ऐसा ना करने से उसका अपने दोस्तों के साथ संबंध बिगड़ेगा। तो इस केस में क्योंकि
पैसा चोरी करने से इस बच्चे का अपने दोस्तों से रिलेशनशिप या संबंध अच्छा होगा, उसको ये सही लगेगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं स्टेज 3 का। सपोज एक बच्चा है और उसके दोस्त बोलते हैं उसको स्कूल बंक करने के लिए। अब इस केस में बच्चे को पता है कि अगर वो स्कूल बंक करेगा तो उसके माता पिता नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर वो स्कूल नहीं बंक करेगा तो उसके फ्रेंड्स नाराज हो जाएंगे। तो इस केस में बच्चा स्कूल बंक करने को सही मानेगा या गलत मानेगा। ये डिपेंड करेगा कि बच्चा कौन सी रिलेशनशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अगर वो अपना संबंध या रिलेशनशिप अपने माँ बाप से ज्यादा मानता है तो वो इस चीज को गलत समझेगा, क्योंकि स्कूल बंक करने से माँ बाप नाराज हो जाएंगे। लेकिन अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने संबंध या रिलेशनशिप को फ्रेंड्स के साथ देता है तो वो इस चीज को यानी कि स्कूल बंक करने को सही मानेगा, क्योंकि स्कूल ना बंक करने पे फ्रेंड्स नाराज हो जाएंगे। अगर स्टेज 3 में बच्चे से पूछा जाए कि हेन्स ने गलत किया या सही किया, तो उसका आंसर इस चीज पे डिपेंड करेगा कि अगर हेन्स के फैमिली और फ्रेंड्स यानी कि दोस्त और परिवार चोरी करने से एग्री करते थे या सहमत थे तो उसने सही किया। अगर उसके दोस्त और परिवार चोरी करने से सहमति नहीं रखते थे तो उसने गलत किया। हमने स्टेज 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टेज 4, जिसको कि मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर भी कहते हैं। स्टेज 4 में बच्चा रूल्स और रेगुलेशंस और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अगर कोई चीज लॉ एंड ऑर्डर और रूल्स के मुताबिक गलत है तो वो उसको गलत मानता है, लेकिन अगर कोई चीज रूल्स के मुताबिक सही है तो वो उसको सही मानता है। तो आइए हम स्टेज 4 में वही पुराना एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज उस बच्चे के दोस्त उस बच्चे को बोलते हैं कि वो अपने पापा की पैंट से पैसे चुराए, नहीं तो वो उस बच्चे से दोस्ती तोड़ देंगे। लेकिन इस केस में क्योंकि बच्चा स्टेज 4 में है, उसको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक पैसे चुराना गलत है, तो इस केस में बच्चा पैसे चुराने को गलत समझेगा और वो ये चीज नहीं करेगा। अगर स्टेज 4 में जो बच्चा है उसको पूछा जाए कि हेन्स गलत था या सही था, तो उस बच्चे के मुताबिक हेन्स गलत था, क्योंकि स्टेज 4 में बच्चे को यह ज्ञात होगा कि चोरी करना रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक गलत है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। इसलिए स्टेज 4 में बच्चे के मुताबिक हेन्स ने जो भी किया वो गलत किया। अब हम डिस्कस करेंगे लेवल 3, जिसको कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी भी कहा जाता है। लेवल 3 को हिंदी में रूढ़ी से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन करना भी कहा जाता है। लेवल 3 में दो स्टेजेस होती हैं, स्टेज 5 और स्टेज 6। स्टेज 5 का मतलब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, और स्टेज 6 का मतलब है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। स्टेज 5 वैलिड होती है टीन्स में, जो कि 13 से 18 साल के बीच में है, और स्टेज 6 वैलिड होती है एडल्ट्स में, जो कि 18 साल से ऊपर है। स्टेज 5 को हिंदी में सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन भी कहा जाता है, और स्टेज 6 को हिंदी में सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन भी कहा जाता है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेज 5 और स्टेज 6 में कोहलबर्ग ने कहा क्या है। स्टेज 5 में कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को भूलकर अपने राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, यानी कि वो व्यक्तिगत अधिकारों और सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंध को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा ये डिस्कस करेंगे कि स्टेज 5 का इंप्लीकेशन क्या है। चलिए पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज एक सिटी में फ्लड्स आ जाते हैं, उस फ्लड्स के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं। लोगों के अनुसार इन मौतों की वजह सरकार है, क्योंकि सरकार को पता था कि फ्लड्स आने वाले हैं और अगर वो समय रहते बंदोबस्त कर देते तो सबकी जान बच जाती। इसलिए लोगों के बीच सरकार के प्रति बहुत गुस्सा है, और उस गुस्से को दर्शाने के लिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे आते हैं, ट्रैफिक जैम करते हैं, बसों को रोकते हैं। इससे आम नागरिक को भी बहुत दुविधा होती है। अब लोगों को पता है कि जो वो कर रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है,
लेकिन स्टेज 5 में जैसे कि मैंने बताया, आदमी लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर उठकर अपने इंडिविजुअल राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो इस केस में लोग सोचते हैं कि उनको राइट ऑफ फ्रीडम है, राइट ऑफ स्पीच है, राइट ऑफ लाइफ है, जो कि गवर्नमेंट उनसे छीनने की कोशिश कर रही है। तो इस केस में वो गुस्सा दर्शाने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये सही है, क्योंकि वो कोहलबर्ग की स्टेज 5 में पहुंच चुके हैं। वो सोचते हैं कि प्रोटेस्ट करना सरकार के खिलाफ उनका इंडिविजुअल राइट है, क्योंकि सरकार उनको ऐसे दबा नहीं सकती। अगर स्टेज 5 में जो बच्चा है उसको पूछा जाए कि हेंस ने जो किया वो सही था या गलत था, तो उस बच्चे का आंसर होगा कि हेंस ने जो किया वो सही था, क्योंकि स्टेज 5 में बच्चे की सोच होगी कि लाइफ हमेशा इंपॉर्टेंट है रदर देन रूल्स। अगर लाइफ को बचाने के लिए रूल्स को ब्रेक करना भी पड़े तो वो सही है। हमने अभी डिस्कस की थी स्टेज 5, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेज 6, जिसको कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। स्टेज 6 शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह बताना चाहूंगा कि स्टेज 5 और स्टेज 6 बहुत कॉम्प्लेक्स थिंकिंग पे डिपेंड करती हैं। हर व्यक्ति स्टेज में नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसमें इतना ऊपर लेवल तक सोचने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो कुछ ही व्यक्ति अपनी लाइफ में स्टेज 5 और स्टेज 6 पे पहुंच सकते हैं। स्टेज 6 में जो भी आदमी पहुंचता है वो लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स बना लेता है और उन्हीं प्रिंसिपल्स पे अपनी लाइफ को चलाता है। ये प्रिंसिपल्स उसके एक्सपीरियंस से बनते हैं और बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग पे बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों के प्रिंसिपल्स होते हैं कि करप्शन बहुत बुरी चीज है। वो किसी भी हालत में करप्शन बर्दाश्त नहीं करते, ना ही करप्ट लोगों को पैसा देते हैं और ना ही किसी और को करप्ट लोगों को पैसा देने देते हैं, क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स होते हैं कि करप्शन इज इल फॉर द सोसाइटी। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल लूं, महात्मा गांधी जो कि हमारे देश के पिता भी माने जाते हैं, उनके प्रिंसिपल्स थे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने ये हमेशा कहा है कि जो भी जो भी हो हमेशा लाइफ में सच बोलो और नॉन वायलेंस करो, कभी भी वायलेंट ना हो। वो हमेशा अपनी लाइफ में इन सिद्धांतों पे चले। उन्हें बहुत मुश्किलें आई लेकिन उन्होंने वो सिद्धांत नहीं तोड़े। उन्होंने हमेशा सच और नॉन वायलेंस में बिलीव किया। आइए हम वही एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें फ्लड्स के कारण बहुत सारी मौतें हो गई थी और लोगों ने सरकार को जिम्मेवार माना था और सड़कों पर आकर विरोध किया था। अब इस केस में अगर कोई व्यक्ति मानता है कि हाँ, राइट टू लाइफ एंड राइट टू स्पीच इज मोर इंपॉर्टेंट, कि हर आदमी को जीने का राइट होना चाहिए और इसके लिए अगर उसको विरोध करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना भी पड़े तो वो इस विरोध को सही मानेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का प्रिंसिपल है कि हमें हर हालत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए चाहे कुछ भी हो, वो इस विरोध को गलत मानेगा। तो आप देख सकते हैं कि स्टेज 6 में भी हर आदमी किसी चीज को गलत या सही मान सकता है और वो उसकी मॉरल रीजनिंग पे डिपेंड करेगा, जो कि उसके प्रिंसिपल्स पे डिपेंड करेगी कि उसके जीवन के सिद्धांत क्या है। अगर स्टेज 6 में जा चुके व्यक्ति को पूछा जाए कि हिंस ने जो किया वो सही था या गलत था, तो उसका आंसर डिपेंड करेगा कि उस व्यक्ति के यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स क्या हैं। उसके अनुसार अगर उसके प्रिंसिपल हैं कि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ एंड ऑर्डर, तो वो इस चीज को सही कहेगा। तो उसके मुताबिक चोरी करना सही था, क्योंकि चोरी करने से वो अपनी बीवी की जान बचा सका। लेकिन अगर उस व्यक्ति के प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत है कि चोरी करना किसी भी हालत में गलत है, चाहे किसी का जीवन बचाने के लिए भी चोरी की जाए वो गलत है, वो व्यक्ति के अनुसार हेज ने जो भी किया वो गलत होगा। चलिए अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि फेब 2014 में आ चुका है। A teacher says to her class, as individual assignments are designed to help individual students learn more effectively, all students should complete the assignments prescribed without any assistance. She is referring to which of the following stages of Kohlberg's moral development? कि टीचर अपनी क्लास में बच्चों को कहती है कि ये असाइनमेंट्स इसलिए बनाई गई हैं ताकि सब अपने आप यानी कि इंडिविजुअली सीख सकें, और इसलिए इन असाइनमेंट्स को हर बच्चा इंडिविजुअली करेगा और किसी की हेल्प नहीं लेगा। तो ये कहते हुए टीचर
कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज को रेफर कर रही है? अब जब टीचर बच्चों को कुछ बता रही है तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बता रही है कि ये असाइनमेंट बच्चों ने अपने आप करनी है, किसी की असिस्टेंस नहीं लेनी है। तो अगर बच्चे इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो मतलब वो स्टेज 4 में है। तो इसलिए इसका आंसर होगा कन्वेंशनल स्टेज 4, लॉ एंड ऑर्डर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब हम देखेंगे कि कुछ स्टेजेस को कुछ अल्टरनेट नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि स्टेज 2 जिसको कि हमने इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज के नाम से पढ़ा था, उसको सेल्फ इंटरेस्ट भी माना जाता है, क्योंकि हमने इस स्टेज में पढ़ा था कि बच्चे को जिस चीज से फायदा लगता है वो उसको सही मानता है, तो इसको सेल्फ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन भी कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनके ऑल्टरनेट नाम्स को भी समझें, क्योंकि पेपर में ये नाम्स भी क्वेश्चन की ऑप्शंस में हो सकते हैं। तो आपको अगर इन नाम्स के बारे में पता होगा तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे कि ये स्टेज 2 है। ऐसे ही स्टेज 3 जिसको हमने गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के नाम से पढ़ा है, उसको कन्फर्मिटी कन्फर्मिटी एंड इंटरपर्सनल एकॉर्ड या गुड बॉय गुड गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज क्यों कहा जाता है, पर आपको ये याद रखना होगा कि स्टेज 3 को कॉन्फर्मिटी एंड इंटरपर्सनल एकॉर्ड भी माना जाता है। इसका मतलब भी यही है कि हम वही चीजें करते हैं जिससे कि हम सोसाइटी के साथ अपने रिलेशन सुधार सकें। ऐसे ही स्टेज 4 जिसको कि हमने मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर के नाम से पढ़ा है, उसको अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है या लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोनों आपस में मिलते जुलते नाम ही है, तो इनको याद रखना कुछ खास मुश्किल नहीं होगा। तो प्लीज ये ऑल्टरनेट नाम्स याद रखिए, क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन या आंसर की ऑप्शंस में पेपर में आप देख पाएंगे। तो आप अगर इनको याद रखेंगे तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे कि कौन सी स्टेजेस हैं कोहलबर्ग की थ्योरी की। अब हमने कोहलबर्ग के तीनों लेवल्स डिस्कस कर लिए हैं और उसकी सारी स्टेजेस को भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि कोहलबर्ग की थ्योरी यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिए हैं। पहला पॉइंट है कि पीपल कैन ओनली पास थ्रू दीज लेवल्स इन द ऑर्डर लिस्टेड। इसका मतलब है कि कोई एक स्टेज से नेक्स्ट स्टेज में ही जा सकता है, उसको बाईपास करके सीधा किसी और स्टेज में नहीं जा सकता। तो अगर किसी व्यक्ति को स्टेज 1 से स्टेज 3 में पहुंचना है तो वो स्टेज 2 से ही होके जाएगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति स्टेज 1 से सीधा स्टेज 3 या स्टेज 4 में पहुंच जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोहलबर्ग ने दिया है और काफी क्रिटिसाइज भी हुआ है कि ये स्टेजेस हर कल्चर में फॉलो होती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि बंदा कौन से रिलीजन का है, कौन सी कंट्री में रहता है, ये स्टेजेस हर कल्चर में फॉलो होंगी। इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है, वो हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कोहलबर्ग ने कहा था कि स्टेज 5 और स्टेज 6 बहुत कॉम्प्लेक्स थिंकिंग पे डिपेंड करती हैं। हर व्यक्ति इन स्टेजेस में नहीं पहुंच सकता, सिर्फ वही व्यक्ति जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कर सकते हैं इन स्टेजेस में पाए जाते हैं। अब हम एक पास्ट ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि फेब 2014 में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, के इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कोहलबर्ग की स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से सही मैच करती है? ऑप्शन 1 है वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, के स्टेजेस किसी ऑर्डर में नहीं चलती हैं, उनका सीक्वेंस वेरिएबल है, गलत है। स्टेजेस एक ही सीक्वेंस में चलती हैं, तो ऑप्शन 1 आंसर नहीं है। स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड नॉट जनरल पैटर्न, के स्टेजेस एक आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज हैं और एक स्टेज का दूसरी स्टेज से कुछ लेना देना नहीं है, ये भी गलत है। क्योंकि अब जब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं तो उस स्टेज के रिस्पॉन्स हमारी पहली स्टेज पे डिपेंड करते हैं, तो ऑप्शन 2 भी गलत आंसर है। तीसरा है यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स, ये सही है क्योंकि कोहलबर्ग ने ये कहा था कि जो मॉरल डेवलपमेंट होती है इट इज द सेम अक्रॉस कल्चर्स, कि हर कल्चर में मॉरल डेवलपमेंट की ये सेम स्टेजेस रहेंगी, यानी कि स्टेज 1 टू स्टेज 6। तो थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्टेजेस प्रोसीड इन अ नॉन हायरार्किक मैनर, कि स्टेजेस एक नॉन हायरार्किक मैनर में चलती हैं, यानी कि वो किसी सीक्वेंस में नहीं चलती हैं, ये भी गलत है क्योंकि स्टेजेस एक सीक्वेंस में ही चलती हैं। बंदा स्टेज 1 से स्टेज 2 से स्टेज 3 ऐसे करते करते स्टेज 6 तक पहुंचता है।
तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3, यानी कि स्टेजेस का सीक्वेंस यूनिवर्सल है, स्टेजेस का सेम सीक्वेंस रहता है चाहे बच्चा किसी भी कल्चर में बड़ा हो रहा हो। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस। ये क्वेश्चन फेब 2015 में आया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के मुताबिक किस लेवल में मॉरलिटी नहीं पाई जाती है इन ट्रू सेंस। तो अगर हम देखें कि लेवल 1 में बच्चा डिसाइड करता है कि क्या गलत है क्या सही है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसको किस चीज से पनिशमेंट मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर हम सही से देखें तो लेवल 1 में बच्चे का खुद का कोई मॉरल नहीं होता है, वो सिर्फ रिवॉर्ड या पनिशमेंट के बेसिस पे डिसाइड करता है। एक तरह से बच्चा तो इस चीज को गलत मानता है और वो चाहता है कि ये बात वो अपने माँ बाप को बताए। लेकिन जैसे ही वो अपनी दीदी के हाथ में आइसक्रीम देखता है, वो अपनी दीदी को कहता है कि अगर तुम मुझे ये आइसक्रीम दे दो तो मैं मम्मी पापा। Hello everyone, welcome to EduTap. In this video, we are Hello everyone, welcome to ये भी गलत है, क्योंकि अब जब हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं तो उस स्टेज के रिस्पॉन्स हमारी पहली स्टेज पे डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन 2 भी गलत आंसर है। तीसरा है यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। ये सही है क्योंकि कोहलबर्ग ने ये कहा था कि जो मॉरल डेवलपमेंट होती है इट इज द सेम अक्रॉस कल्चर्स, कि हर कल्चर में मॉरल डेवलपमेंट की ये सेम स्टेजेस रहेंगी, यानी कि स्टेज 1 टू स्टेज 6। तो थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। स्टेजेस प्रोसीड इन अ नॉन हायरार्किक मैनर, कि स्टेजेस एक नॉन हायरार्किक मैनर में चलती हैं, यानी कि वो किसी सीक्वेंस में नहीं चलती हैं। ये भी गलत है क्योंकि स्टेजेस एक सीक्वेंस में ही चलती हैं। बंदा स्टेज 1 से स्टेज 2 से स्टेज 3 ऐसे करते करते स्टेज 6 तक पहुंचता है। तो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3, यानी कि स्टेजेस का सीक्वेंस यूनिवर्सल है, स्टेजेस का सेम सीक्वेंस रहता है चाहे बच्चा किसी भी कल्चर में बड़ा हो रहा हो। चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस। ये क्वेश्चन फेब 2015 में आया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी के मुताबिक किस लेवल में मॉरलिटी नहीं पाई जाती है इन ट्रू सेंस। तो अगर हम देखें कि लेवल 1 में बच्चा डिसाइड करता है कि क्या गलत है क्या सही है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि उसको किस चीज से पनिशमेंट मिलती है, रिवॉर्ड मिलता है। तो अगर हम सही से देखें तो लेवल 1 में बच्चे का खुद का कोई मॉरल नहीं होता है, वो सिर्फ रिवॉर्ड या पनिशमेंट के बेसिस पे डिसाइड करता है। एक तरह से बच्चा उस टाइम करप्ट होता है। तो इसका आंसर लेवल 1 होना चाहिए कि लेवल 1 में कोई मॉरलिटी नहीं होती है। जी हाँ, इसका आंसर है लेवल 1। तो अब हम कुछ ड्रॉबैक्स यानी कि कमियां डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग की थ्योरी में। सबसे पहली कमी है कि कोहलबर्ग का सैंपल बायस था, क्योंकि उसने जो रिसर्च की थी वो सब लड़कों पर की थी। उसने जो भी क्वेश्चन पूछे थे वो एक लड़कों के झुंड से पूछे थे, उसमें कोई भी लड़की शामिल नहीं थी। तो उसकी रिसर्च लड़कों की सोच के मुताबिक हुई है, उसमें लड़कियों की सोच इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा है कि कोहलबर्ग ने कल्चर डिफरेंसेस के बारे में नहीं सोचा अपनी थ्योरी को देते हुए। कोहलबर्ग के मुताबिक ये सारी स्टेजेस हर कल्चर में पाई जाती हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्जांपल लें कि एक आदिवासी कल्चर के बारे में सोचें तो वो कभी भी स्टेज 5 और स्टेज 6 में नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही
तीसरा ड्रॉबैक है कि कोहलबर्ग की थ्योरी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जिन लड़कों को उसने ये क्वेश्चन पूछे उन्होंने लाइफ में ऐसी सिचुएशन कभी फेस की ही नहीं थी। तो जो उन्होंने आंसर दिए शायद वो आंसर मैच नहीं करेंगे, जब वो खुद उस सिचुएशन में होंगे तो शायद वो कुछ और करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कोहलबर्ग की थ्योरी का। आइए अब हम एक और पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं। विच इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी, कि इनमें से कौन सा कोहलबर्ग थ्योरी का मेजर क्रिटिसिज्म है या आलोचना है। ऑप्शंस हैं, कोहलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस, के कोहलबर्ग ने ये थ्योरी देते हुए कुछ भी रिसर्च नहीं की थी। ये तो गलत है, कोहलबर्ग ने अच्छी खासी रिसर्च की थी, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन कुछ बच्चों से पूछा था और उनके आंसर्स के बेस पे ही उसकी रिसर्च हुई थी। तो पहला ऑप्शन कोहलबर्ग की थ्योरी का क्रिटिसिज्म नहीं है। कोहलबर्ग प्रपोज दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल। हाँ, कोहलबर्ग ने ये प्रपोज किया था कि मॉरल रीजनिंग डेवलपमेंटल है और स्टेजेस में होती है, जो कि स्टेज 1 से स्टेज 6 तक जाती है। लेकिन ये कोहलबर्ग की थ्योरी का क्रिटिसिज्म नहीं है, तो ऑप्शन 2 भी आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वीमेन। ये ऑप्शन कुछ हद तक सही लग रहा है, क्योंकि हमने बहुत क्लियरली पढ़ा है कि कोहलबर्ग ने जो सैंपल लिया था वो सारे बॉयज का था, उसमें कोई भी लड़की नहीं थी। तो ये कोहलबर्ग की थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म है कि कोहलबर्ग की थ्योरी विमेन के व्यू को अकाउंट में नहीं लेती है। तो इसका आंसर 3 हो सकता है। एक बार चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। कोहलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये भी गलत है, क्योंकि कोहलबर्ग ने तो बहुत अच्छे से 6 स्टेजेस को डिफाइन किया है, तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं हो सकती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कोहलबर्ग ने मेन और वुमेन में जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं उनको अपनी थ्योरी में नहीं अकाउंट किया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए एक और पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। करनाल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर एंड एक्सपेंसेस। He thinks that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which stage of Kohlberg's stages of moral development? कि करनैल सिंह अपने इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग अ लॉ के इनकम टैक्स पे करना चाहिए। करनैल सिंह सोचते हैं कि वो ऐसी गवर्नमेंट को कभी भी टैक्स नहीं देंगे जो कि करोड़ों रुपया डैम्स में बनाने में खर्च कर देती है और उन डैम्स का कुछ फायदा भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये है कि करनैल सिंह कोहलबर्ग की कौन सी स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट को बिलोंग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, तो आप इसमें बिल्कुल पकड़ सकते हैं कि करनैल सिंह सोचते हैं कि कुछ चीजें इंडिविजुअल राइट्स या प्रिंसिपल्स लॉ एंड ऑर्डर से अबव हैं, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को यहां नहीं फॉलो कर रहे हैं। जबकि इनकम टैक्स देना लॉ के मुताबिक जरूरी है, लेकिन फिर भी वो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, क्योंकि वो अपने प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं कि वो ऐसी गवर्नमेंट को पैसा नहीं देंगे जो कि पैसे को बर्बाद करती है। तो बेसिकली वो स्टेज 5 और स्टेज 6 को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आएंगे, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए एक और पास्ट ईयर क्वेश्चन करते हैं जो कि मई 2012 में आया था। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंटली इन डिफरेंट एजेस, के वो हर स्टेज में गलत और सही के बारे में अलग तरह से सोचते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सी स्टेज में है। ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन आगे ऑप्शंस को देखते हैं। इन द सेम फैशन एट डिफरेंट स्टेजेस, के बच्चों की सही या गलत के बारे में रवैया सेम रहता है चाहे वो कौन सी भी स्टेज में हो। ये गलत है, क्योंकि सही या गलत की डेफिनेशन चेंज होती रहती है जैसे जैसे हम डिफरेंट स्टेजेस में जाते हैं। एज पर द कंटेक्स्ट, ये भी गलत है। एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय पेरेंट्स, ये भी गलत है। सही या गलत को जानने के लिए पेरेंट्स का कोई रोल नहीं होता है, बच्चे की अपनी राय होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, कि बच्चे की सही या गलत के बारे में राय बदलती रहती है जैसे जैसे वो एज में बढ़ता है, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में जाता है। तो इसका आंसर है 1। आइए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर में आ चुका है। चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। के जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे होते हैं वो कोहलबर्ग की इनमें से किन स्टेजेस को फॉलो करते हैं।
हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे इन ऑप्शंस के कॉम्बिनेशन बना रखे हैं। तो पहली ऑप्शन है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन यानी कि स्टेज 1, दूसरी है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज यानी कि स्टेज 2, तीसरी है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि स्टेज 3 और चौथी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स यानी कि स्टेज 4। अब प्राइमरी स्कूल में जो बच्चा होता है वो छोटा होता है और हमने पढ़ा है कि छोटी एज में बच्चे स्टेज 1 और स्टेज 2 को फॉलो करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जो स्टेजेस बच्चे प्राइमरी स्कूल में फॉलो करते हैं वो होनी चाहिए ए एंड बी। अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड डी, ये तो गलत है। दूसरी ऑप्शन है ए एंड सी, ये भी गलत है। तीसरी ऑप्शन है बी एंड ए यानी कि ए एंड बी यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2, ये ऑप्शन सही लग रही है और यही आंसर होना चाहिए। एक बार चौथी ऑप्शन भी देख लेते हैं। चौथी ऑप्शन है बी एंड डी यानी कि स्टेज 2 एंड स्टेज 4, ये भी गलत है। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3 यानी कि बी एंड ए। जी हां, इसका आंसर है बी एंड ए। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि पास्ट ईयर में आ चुका है। कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कि इनमें से कौन सी वो स्टेटमेंट सही है जो कि कोहलबर्ग की थ्योरी का सही क्रिटिसिज्म है या सही आलोचना है? ऑप्शन ए है कोहलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज, ये गलत है। कोहलबर्ग ने बहुत अच्छे से हर स्टेज में बताया है कि क्या होता है और उनको अच्छे से डिफरेंशिएट किया है। Kohlberg has duplicated Piaget's method of arriving at his theoretical framework, के कोहलबर्ग ने प्याजे के मेथड को डुप्लीकेट किया है, ये भी गलत है। कोहलबर्ग ने प्याजे से बिल्कुल अलग मेथड को अपनाया है। ऑप्शन सी है कोहलबर्ग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन इंडिविजुअल चाइल्ड्स रिस्पॉन्सेज, के कोहलबर्ग थ्योरी चाइल्ड के रिस्पॉन्सेज पे बेस्ड नहीं है, उस पर फोकस नहीं करती है, ये भी गलत है क्योंकि कोहलबर्ग ने जो क्वेश्चन पूछा था वो कुछ बच्चों से पूछा था और उनके आंसर्स के बेस पे ही उन्होंने थ्योरी बनाई थी। फोर्थ ऑप्शन है कोहलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरीली ऑन मेल सैंपल, ये बिल्कुल सही है। ये कोहलबर्ग की थ्योरी का बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है कि कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में जिन बच्चों का इस्तेमाल किया था वो सारे लड़के थे, उनमें कोई भी लड़कियां नहीं थी। तो कोहलबर्ग की रिसर्च है वो बायस्ड है क्योंकि उन्होंने उसमें सिर्फ लड़कों से क्वेश्चन पूछे थे, यानी कि सिर्फ मेल सैंपल को उन्होंने रिसर्च किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि कोहलबर्ग का सही क्रिटिसिज्म है। गाइस थैंक यू। ये वीडियो देख के हम आशा करते हैं कि आपको बहुत फायदा हुआ होगा। इस वीडियो को आप एक